नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के थाना चितबड़ा के अंतर्गत फिरोजपुर गांव के रहने वाले नरेंद्र कुमार सिंह पेशे से डॉक्टर है। नरेंद्र सिंह चितबड़ा में ही अपना क्लिनिक चलाते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी आशा सिंह के अलावा 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे मनीष कुमार सिंह ने ग्रेजुएशन की और वो दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर मनीष ने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया। वो टैक्सियां किराए पर चलवाने लगा। मनीष शादीशुदा है। मंजरा बेटा पंकज 4 साल पहले गाजियाबाद आया और वहां जीटी रोड पर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन में LLB में दाखिला ले लिया। पंकज का एक छोटा भाई भी है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा है। नरेंद्र सिंह की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस साल अक्टूबर महीने में अचानक ही उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया। 10 अक्टूबर 2019 की सुबह करीब 10 बजे का समय था। पंकज का भाई मनीष साहिबाबाद थाने पहुंचा। उस समय ड्यूटी ऑफिसर के रूप में SI जितेंद्र कुमार मौजूद थे। मनीष ने उन्हें बताया कि उनका छोटा भाई पंकज गिरधर एनक्लेव स्थित नवीन त्यागी के मकान नंबर 109 में किराए पर रहता है। वो 9 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे से लापता है। मनीष ने SI जितेंद्र कुमार को बताया कि 8 अक्टूबर की शाम को उसकी पंकज से फोन पर बात हुई थी। तब तक वो ठीक था। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को जब उसने पंकज को दोपहर 12 बजे फोन किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। मनीष ने बताया कि उसने सोचा या तो पंकज के फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी या वो क्लास में होगा। यही सोचकर उसने ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन दोपहर बाद जब 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कई बार फोन करने पर भी पंकज का फोन स्विच ऑफ मिला तो उसे घबराहट होने लगी। मनीष ने बताया कि पंकज नवीन त्यागी के जिस फ्लैट में रहता था उसमें उसका एक रूम पार्टनर संजय भी रहता है। संजय भी पंकज के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ रहा था। उसने संजय से अपने भाई पंकज के बारे में पूछा कि वो कहाँ है और उसका फोन क्यों नहीं लग रहा। तब संजय ने बताया कि पंकज 9 अक्टूबर की सुबह करीब 9:45 बजे उससे ये कहकर फ्लैट से निकला था कि वो अपने साइबर कैफे जा रहा है। दोपहर में जब वो कॉलेज के लिए निकले तो उसे वहीं पर मिले। पंकज ने एक साइबर कैफे भी खोल रखा था। संजय ने बताया कि जब वो 12:30 बजे साइबर कैफे पहुंचा तो वहां ताला लटका हुआ मिला। संजय को आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि आज तो कैफे खुला ही नहीं। संजय को समझ नहीं आया कि दुकान खोलने के लिए आया पंकज उसे बिना बताए कहाँ चला गया। यही जानने के लिए उसने पंकज को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ मिला। चूंकि संजय को कॉलेज पहुंचना था, इसलिए उसने उस वक्त ये सोचा कि शायद पंकज को कोई मिल गया होगा और वो उसे बिना बताए कहीं चला गया होगा। ये सोचकर वो कॉलेज चला गया। शाम को 5 बजे वो जब कॉलेज से लौटा तो उसने पाया कि पंकज का साइबर कैफे तब भी बंद था। फ्लैट पर पहुंचने के बाद संजय ने खाना खाया और पंकज का इंतजार करने लगा। इस दौरान उसने कई बार पंकज के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन हर बार मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला। अब संजय को भी पंकज की चिंता होने लगी थी। वो सोच ही रहा था कि वो क्या करे। इसी बीच पंकज के भाई मनीष का फोन आ गया तो उसने सारी बात मनीष को बता दी। क्योंकि रात हो चुकी थी, इसलिए मनीष को ये नहीं सूझा कि वो क्या करे। मनीष ने रात में ही पंकज के लापता होने की बात अपने पिता डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह को बताई तो वो भी चिंतित हो गए। पिता ने अनिष्ट की आशंका जताते हुए मनीष से अगली सुबह थाने जाकर इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। इसके बाद अगली सुबह 10 अक्टूबर को मनीष थाना साहिबाबाद पहुंचा और ड्यूटी पर तैनात SI जितेंद्र कुमार को अपने भाई पंकज के लापता होने की सारी बात विस्तार से बता दी। इसके बाद मनीष की तहरीर पर पुलिस ने धारा 365 के अंतर्गत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साहिबाबाद थाने के थाना प्रभारी JK सिंह के निर्देश पर SI जितेंद्र कुमार ने ही जांच का काम शुरू कर दिया। अपहरण के ऐसे मामलों में पुलिस अक्सर पीड़ितों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से ही उस तक पहुंचने का प्रयास करती है। SI जितेंद्र कुमार ने पंकज के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवा ली। उन्होंने कांस्टेबल संजीव विपिन और परवेश को ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के काम पर लगा दिया जिनसे पंकज की सबसे ज्यादा बातचीत होती थी और अंतिम बार उसने किन लोगों से बातचीत की थी। 2 दिन गुजर गए और पुलिस की अब तक की जांच बेनतीजा रही। इधर मनीष के पिता डॉक्टर नरेंद्र सिंह भी बलिया से उसके पास दिल्ली आ गए थे। मनीष के कुछ परिजन और रिश्तेदार भी पंकज के लापता होने की जानकारी मिलने पर गाजियाबाद पहुंच गए। सभी लोग अपने अपने तरीके से पंकज की तलाश में जुटे थे।
इसी सिलसिले में मनीष 12 अक्टूबर की सुबह एक बार फिर गिरधर एन्क्लेव पहुंचा, जहां पंकज रहता था। मनीष के दिमाग में ना जाने क्यों कल से ये बात आ रही थी कि उसे मुन्ना से पंकज के बारे में जानकारी करने के लिए मिलना चाहिए। दरअसल 3 महीने पहले पंकज 15 दिन के लिए गिरधर कॉलोनी के ही मकान नंबर 51 के मालिक मुन्ना के घर पर किराए पर रहा था। मुन्ना से पंकज के काफी अच्छे संबंध थे, क्योंकि पंकज मुन्ना के 2 बेटों और 2 बेटियों को ट्यूशन पढ़ाता था। इन्हीं संबंधों के नाते मुन्ना ने पंकज को अपना फ्लैट कुछ दिनों के लिए रहने को दिया था। मुन्ना के मकान में पंकज 15 दिन ही रहा था। उसने उसका मकान खाली कर दिया और नवीन त्यागी के मकान में जाकर रहने लगा। वहां उसने साथ में पढ़ने वाले एक दोस्त पंकज को भी पार्टनर के रूप में रख लिया था। मनीष को पता था कि मुन्ना और उसके परिवार से पंकज के काफी अच्छे संबंध थे। उसने सोचा कि क्यों ना एक बार मुन्ना और उसके परिवार से मिलकर पता कर ले। हालांकि जिस दिन मनीष ने पंकज के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, उस दिन वो मुन्ना से भी मिला था। मुन्ना ने पंकज के इस तरह लापता होने पर काफी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि वो तो बेहद शरीफ और अच्छा लड़का है। लेकिन 12 तारीख की सुबह जब मनीष मुन्ना के घर पहुंचा तो वहां पर ताला लटका मिला। मुन्ना के मकान में जो किराएदार रहते थे उनके परिवार की महिलाएं तो मिली, लेकिन पुरुष सदस्य काम पर जा चुके थे। पूछने पर महिलाओं ने मनीष को बताया कि मकान मालिक मुन्ना तो अपने परिवार के साथ 11 अक्टूबर की सुबह से ही वहां नहीं है। मुन्ना के 3 मंजिला मकान में ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहता था, जबकि पहली और दूसरी मंजिल पर किराएदार रहते थे। चौथी मंजिल पर भी एक कमरा बना था जो खाली था। पंकज उसी कमरे में कुछ दिन रहा था। जब मनीष ने मुन्ना के फ्लैट पर ताला लटका देखा तो वो असमंजस में पड़ गया कि आखिर पूरा परिवार कहाँ चला गया। मनीष समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। इसी दौरान उसकी नजर ग्राउंड फ्लोर पर उस हिस्से पर पड़ी जहां से बेसमेंट तक की सीढ़ियां उतर रही थी। सीढ़ियों से उतरते हुए मनीष बेसमेंट में पहुंच गया। वहां काफी अंधेरा था। अचानक उसे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। मनीष ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कई जगह इधर उधर सीमेंट बिखरा पड़ा था और कबाड़ भी फैला था। ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ रोज पहले ही राजमिस्त्री ने कोई काम किया है। उसे जो गंध आ रही थी, ऐसी गंध हमेशा किसी जानवर या मरे हुए इंसान से उठती है, लेकिन कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। मनीष ने जांच अधिकारी जितेंद्र कुमार को फोन करके सारी बात बता दी। एसआई जितेंद्र कुमार हेड कांस्टेबल कृष्णवीर और रविंदर को लेकर कुछ ही देर में मुन्ना के मकान पर पहुंच गए। पुलिस जब बेसमेंट में पहुंची तो बदबू का एहसास उन्हें भी हुआ। मोबाइल टॉर्च से पर्याप्त उजाला होने पर एक सिपाही ने कमरे में लगा बिजली का बोर्ड तलाशकर बंद पड़ी लाइटें जला दी, जिससे कमरा प्रकाश से भर गया। अब उस कमरे में सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। कमरे के बीचों बीच ढेर सारा कबाड़ पड़ा था। कमरे में जहां तहां सीमेंट फैला हुआ था। जांच अधिकारी जितेंद्र कुमार ने सबसे पहले अपने सहयोगी सिपाहियों की मदद से मकान में रहने वाले किराएदारों की मौजूदगी में बेसमेंट में बने दोनों कमरों के ताले तोड़े, लेकिन दोनों कमरों में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे पता चलता कि बदबू कहां से आ रही है। पुलिस ने हॉल के बीचों बीच पड़ा कबाड़ का सामान हटाया तो देखा कि उसके नीचे फूस बिछी हुई थी। जब वहां से फूस को हटाया गया तो नीचे टाट की बोरियां बिछी मिली। पुलिस टीम ने टाट की इन बोरियों को भी हटाया तो उसके नीचे काफी बड़े क्षेत्र में फर्श के ताजा प्लास्टर होने के निशान साफ दिख रहे थे। टाट की बोरियां हटाने के बाद कमरे में आ रही दुर्गंध और भी ज्यादा तेज हो गई थी। जितेंद्र कुमार को लगने लगा कि हो ना हो इसी फर्श के नीचे ऐसा कुछ जरूर है जिसकी वजह से वहां बदबू फैल रही है। जितेंद्र कुमार ने बेसमेंट से बाहर आकर थाना प्रभारी जेके सिंह को फोन करके मुन्ना के मकान में इस संदिग्ध गतिविधि के बारे में बताया तो थाना प्रभारी भी कुछ अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मुन्ना के मकान पर पहुंच गए। तब तक जितेंद्र कुमार ने अपने एक सिपाही को भेजकर 2-3 मजदूर बुलवा लिए थे। थाना प्रभारी जेके सिंह ने निरीक्षण किया तो संदेह की सबसे बड़ी बात ये मिली कि जिस स्थान पर प्लास्टर किया गया था वहां दबाने पर जमीन दब रही थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ प्लास्टर 2-3 दिन पहले ही किया गया हो और इसका भराव ठीक से नहीं किया गया था। बहरहाल थाना प्रभारी जेके सिंह को ये मामला संदिग्ध लगा। सीओ डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा और एसडीएम को सारी बात बताकर मौके पर आने का अनुरोध किया। गिरधर एन्क्लेव में एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियां आने के कारण मुन्ना के मकान के बाहर कॉलोनी के लोगों की भीड़ जुट गई। सीओ राकेश मिश्रा और एसडीएम के आने के बाद मोहल्ले के कुछ लोगों को गवाह बनाकर उस जगह फर्श की खुदाई कराई गई जहां ताजा प्लास्टर हुआ था। करीब 4 फुट की खुदाई होते ही पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई।
6 फुट गहरे और 2 फुट चौड़े गड्ढे की मिट्टी निकाली तो वहां से एक लाश निकली। मजदूरों की मदद से वो लाश गड्ढे से बाहर निकाली गई। उसके चेहरे मोहरे से मिट्टी हटाकर देखा तो वो पंकज की लाश निकली। लाश देखते ही मनीष मेरा भाई पंकज कहते हुए सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। पंकज के गले में रस्सी बंधी थी, जिससे जाहिर था कि उसी रस्सी से उसका गला दबाया गया था। थोड़ी ही देर में पंकज का रूम पार्टनर संजय भी मौके पर आ गया। लाश के शरीर पर जो कपड़े थे उन्हें देखकर संजय ने भी बता दिया कि पंकज यही कपड़े पहनकर 9 तारीख की सुबह घर से निकला था। लाश मुन्ना के घर के बेसमेंट से मिली थी और मुन्ना अपने परिवार के साथ घर से लापता था। लिहाजा पहली नजर में ये शक हो रहा था कि कहीं न कहीं इस हत्या के पीछे मुन्ना और उसके परिवार का ही हाथ है। सूचना पाकर एसएसपी सुधीर कुमार सिंह और एसपी मनीष कुमार मिश्रा भी घटनास्थल पर पहुंच गए। जरूरी जांच करने के बाद पंकज का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया। पंकज का शव मिलने की बात सुनकर उसके पिता और दूसरे रिश्तेदार भी गाजियाबाद आ गए थे। इस बीच एसएसपी ने पूरा मामला जानने के बाद पंकज सिंह हत्याकांड की जांच के लिए सीओ डॉक्टर राकेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन कर दिया। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर जेके सिंह कर रहे थे। जांच का काम हाथ में लेते ही इंस्पेक्टर जेके सिंह ने रिपोर्ट में धारा 302 और जोड़ दी। टीम ने सबसे पहले गिरधर एन्क्लेव में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई। एक फुटेज में पंकज सुबह करीब 9:15 बजे लोअर पहने हुए सेब खाता हुआ कॉलोनी के बाहर से भीतर अंदर आता हुआ दिखा था, लेकिन उसके बाद वो कॉलोनी से बाहर की तरफ जाता हुआ नहीं दिखा। इलाके के कुछ लोगों ने पंकज को मुन्ना के घर की तरफ जाते देखा था। जांच पड़ताल की इसी कड़ी में जब पंकज के मोबाइल की कॉल डिटेल की छानबीन की गई तो पता चला कि सुबह 10:15 बजे पंकज के मोबाइल की लोकेशन झंडापुर टावर की ही थी। ये टावर गिरधर एन्क्लेव के पीछे बने रेलवे ट्रैक के आसपास है, जो मुन्ना के घर के काफी समीप है। इससे ये बात साफ हो गई कि जिस समय पंकज के साथ कोई हादसा हुआ उस समय वो या तो मुन्ना के घर के आसपास था या फिर घर के भीतर था। अब तक आए सभी साक्ष्य इसी बात की गवाही दे रहे थे कि पंकज की हत्या मुन्ना और उसके परिवार के किसी सदस्य ने मिलकर की है। पंकज की कॉल डिटेल में ये बात भी सामने आई कि पंकज के फोन पर अक्सर मुन्ना की कॉल आती जाती थी। पंकज और मुन्ना के व्हाट्सएप पर भी मैसेज का काफी आदान प्रदान होता था, लेकिन व्हाट्सएप चैट में क्या था इसे जानने के लिए दोनों के मोबाइल फोन का होना जरूरी था। पता चला कि मुन्ना बिहार के नवादा जिले का रहने वाला है। किसी तरह पुलिस ने मुन्ना का पता हासिल कर लिया, जिसके बाद इंस्पेक्टर जेके सिंह ने एसआई राजीव बलियान और जितेंद्र कुमार की अगुवाई में एक टीम नवादा के लिए रवाना कर दी। 20 अक्टूबर को पुलिस टीम जब नवादा में मुन्ना के घर पहुंची तो पता चला कि मुन्ना अपने परिवार के साथ अपने गांव में आया जरूर था, लेकिन 2 दिन पहले ही वो घर जाने की बात कहकर वापस चला गया था। काफी कुरेदने के बावजूद भी पुलिस टीम को मुन्ना के रिश्तेदारों से ये बात पता नहीं चल सकी कि मुन्ना इस समय कहाँ गया है। थक हार कर साहिबाबाद थाने की पुलिस टीम वापस लौट आई। इसी दौरान साहिबाबाद थाने में एसआई प्रमोद कुमार की नियुक्ति हुई तो इंस्पेक्टर जेके सिंह से लेकर पंकज हत्याकांड की जांच का काम उनके सुपुर्द कर दिया गया। प्रमोद कुमार ने जांच का काम हाथ में लेते ही अब तक हुई जांच के बारे में पूरा अध्ययन किया। जांच अधिकारी प्रमोद कुमार ने टीम के साथ उन तमाम संभावित ठिकानों पर दबिश देनी शुरू कर दी जहां मुन्ना या उसके परिवार के मिलने की संभावना थी, लेकिन मुन्ना चालाक था। पुलिस जहां भी पहुंचती वो उससे पहले ही उस ठिकाने से निकल जाता। पुलिस को मुन्ना के कुछ ऐसे करीबी लोगों के मोबाइल नंबर मिल गए जिनसे मुन्ना के न सिर्फ कारोबारी संबंध थे बल्कि वो उनके साथ काफी उठता बैठता भी था। पुलिस ने उन नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया। आखिर इससे पुलिस को 2 नवंबर 2019 को जानकारी मिली कि मुन्ना अपने परिवार के साथ साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। वो वहां से ट्रेन पकड़कर कोलकाता जाने वाला है। पुलिस टीम तत्काल साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गई और उसे दबोच लिया। दरअसल हुआ यूं था कि मुन्ना ने नोएडा में अपने एक दोस्त जिसके ऑफिस में वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम देखता था, उसको फोन करके अपने मुसीबत में होने की बात बताई। उसने दोस्त से कुछ पैसे साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर भिजवाने के लिए कहा, जहां वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। पुलिस टीम ने जब मुन्ना के उस दोस्त से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया और पुलिस मुन्ना तक पहुंच गई। मुन्ना और उसके परिवार को थाने लाकर जब सीओ राकेश कुमार मिश्रा के सामने पूछताछ हुई तो कुछ ही देर में पंकज की हत्या का सच सामने आ गया। मुन्ना ने कबूल कर लिया कि उसने अपनी पत्नी सुलेखा और बेटी अंकिता के साथ मिलकर पंकज की हत्या की थी। मुन्ना, सुलेखा और अंकिता से पूछताछ करने के बाद पंकज हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद शहर में स्थित गिरधर एन्क्लेव में रहने वाले हरिओम उर्फ मुन्ना कुछ साल पहले तक कबाड़ी का काम करता था। कबाड़ी के काम से उसे खूब आमदनी हुई, जिससे उसने गिरधर एन्क्लेव में प्लॉट खरीदकर उस पर 3 मंजिला मकान बनवा लिया था। मकान के 2 मंजिल उसने किराए पर दे दिए थे, जिससे अच्छी खासी आमदनी होने लगी। 3 साल पहले मुन्ना ने कबाड़ का काम बंद कर दिया और कुछ दिन खाली रहा, लेकिन 2 साल पहले उसने नोएडा में अपने एक दोस्त जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था उसके दफ्तर पर जाकर बैठना शुरू कर दिया, जहां वो दोस्त के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग के काम को संभालता था। प्रॉपर्टी की जो डील वो खुद करता था उसमें दोस्त को भी वो हिस्सा देता था। मुन्ना के परिवार में पत्नी सुलेखा के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थी। मुन्ना की सबसे बड़ी बेटी अनीसा 21 साल, अंकिता 19 साल, बेटा दीपक 17 साल और राकेश 15 साल का है। उसकी सबसे बड़ी बेटी अनीसा शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर थी और अक्सर बीमार रहती थी। यही वजह थी कि 2-3 साल पहले 10वीं पास करने के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई। उससे छोटी बेटी अंकिता स्वस्थ होने के साथ बेहद खूबसूरत भी थी, लेकिन बड़ी बहन के बीमार होने की वजह से मुन्ना ने उसकी तीमारदारी के लिए अंकिता की पढ़ाई भी 10वीं के बाद छुड़वा दी। हालांकि दोनों बेटों की पढ़ाई लगातार जारी रही। बड़ा बेटा दीपक इस बार 12वीं कक्षा में था। पिछले साल अनीसा जब स्वस्थ हो गई तो मुन्ना ने अनीसा और अंकिता का एक साथ 11वीं में एडमिशन करवा दिया, क्योंकि मुन्ना के चारों ही बच्चे पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर थे। सहयोग से सत्यम एन्क्लेव में अपने साइबर कैफे में ट्यूशन पढ़ाने वाला पंकज सिंह भी एक दिन मुन्ना के संपर्क में आया। पता चला कि मुन्ना ने पंकज से अपने चारों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बारे में बात की। करीब 5 महीने पहले मुन्ना के चारों बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए पंकज के साइबर कैफे पर जाने लगे। पंकज सुबह करीब 9:30 बजे तक साइबर कैफे खोल लेता था। इसके बाद वो 12:30 बजे तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। इस दौरान अगर कोई टाइपिंग का काम लेकर दुकान पर आ जाता तो वो उसका भी काम कर देता था। कुल मिलाकर पंकज वकालत की पढ़ाई करने के साथ साथ अपना खर्च चलाने के लिए साइबर कैफे और ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था, जिससे उसकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। जब से मुन्ना के चारों बच्चे पंकज से ट्यूशन पढ़ने लगे थे, तब से उसके कॉलेज जाने के बाद चारों बच्चों में से ही कोई उसके साइबर कैफे पर बैठकर उसका संचालन करता था। शाम को कॉलेज से आने के बाद पंकज फिर से एक साइबर कैफे संभाल लेता था। पंकज पढ़ा लिखा और आकर्षक व्यक्तित्व का नौजवान था। अंकिता यूं तो पंकज से उम्र में काफी छोटी थी, लेकिन डील डॉल और अपने सुडौल बदन की वजह से वो एकदम जवान दिखती थी। ना जाने कब और कैसे अंकिता ट्यूशन पढ़ते पढ़ते पंकज के करीब आती चली गई। यही वजह थी कि पंकज से जब भी एकांत में वो मिलती तो गाहे बगाहे पंकज से कुछ ऐसी निजी बातें करने लगती, जिससे धीरे धीरे पंकज भी उसकी तरफ आकर्षित हो गया। जल्द ही उन दोनों की नजदीकियों ने प्रेम का रूप धारण कर लिया। अब कुछ ऐसे होने लगा था कि जब भी दोनों को थोड़ा सा एकांत मिलता तो वे एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते। कभी कभी झूठ बोलकर अंकिता पंकज के साथ पिक्चर देखने भी चली जाती और पंकज उसे रेस्टोरेंट में लंच या फिर डिनर भी कराने ले जाता। इसी दौरान 3 महीने पहले अचानक पंकज के मकान मालिक ने रिपेयर कराने के लिए जब अपना फ्लैट खाली कराया तो अंकिता के कहने पर मुन्ना के 3रे फ्लोर पर स्थित कमरे में आकर रहने लगा। मुन्ना के घर पर आकर पंकज की अंकिता के साथ नजदीकी और बढ़ गई। दोनों के बीच कुछ ऐसे रिश्ते भी बन गए जो शादी से पहले एक लड़की और लड़के के बीच में नहीं होने चाहिए। हालांकि अभी तक मुन्ना या उसके परिवार के किसी सदस्य को दोनों के संबंध की भनक नहीं लगी थी, लेकिन 15 दिन बाद अचानक मुन्ना ने पंकज का मकान छोड़ दिया। वो नवीन त्यागी के मकान में जाकर रहने लगा। मुन्ना के परिवार में मुन्ना के अलावा किसी के पास भी एंड्रॉयड फोन नहीं था। मुन्ना की पत्नी सुलेखा के पास मोबाइल जरूर था, लेकिन वो भी साधारण था। अगर परिवार में बच्चों को किसी से बात करनी होती थी तो वो अपने पिता या माँ सुलेखा का फोन इस्तेमाल करते थे। अंकिता पंकज से बात करने के लिए व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल करती थी, लेकिन मुन्ना उसकी चोरी पकड़ ना पाया, क्योंकि चैटिंग करने के बाद वो चैट हिस्ट्री को डिलीट कर देती थी। ऐसा लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन इस घटना से करीब 1 महीना पहले अचानक रात को सोते समय मुन्ना की आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। उसने देखा बगल में रखा उसका फोन गायब था। वो अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा अंकिता अपने कमरे के बाहर फोन लेकर उस पर चैटिंग कर रही थी। इतनी रात को तू किससे बातें कर रही है? अचानक पीछे से अपने पिता मुन्ना की आवाज सुनकर अंकिता हड़बड़ा गई और उसने फोन झटपट बंद कर दिया। कुछ नहीं पापा, अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी, थोड़ा होमवर्क छूट गया था, उसकी फोटो मंगवा रही थी।
अंकिता ने अपनी सफाई में जवाब दिया और फोन पिता के हाथों में थमा दिया। कमरे में जाकर मुन्ना अपने मोबाइल की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चेक करने लगा कि आखिर अंकिता किससे बातें कर रही थी। व्हाट्सएप चेक करने के बाद मुन्ना की आंखें फटी रह गई, क्योंकि व्हाट्सएप पर उसकी चैटिंग में अंकिता और पंकज के बीच चैट पर जिस तरह की बातें हो रही थी, वो इशारा कर रही थी कि दोनों के बीच में न सिर्फ घनिष्ठ रिश्ते हैं, बल्कि उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा भी हो गया है जो पिता के लिए बर्दाश्त के लायक नहीं था। मुन्ना ने उसी रात अपनी पत्नी को जगाकर पंकज और अंकिता के बीच हो रही व्हाट्सएप चैट के बारे में बताया, तो पत्नी सुलेखा भी गंभीर हो गई। पति पत्नी की वो रात आंखों में ही कट गई। रात भर मुन्ना और उसकी पत्नी सुलेखा बातें करते रहे कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। सुबह होते ही मुन्ना और उसकी पत्नी सुलेखा ने अंकिता को अपने कमरे में बुलाया और उसे पंकज के साथ हुई बातचीत की चैट दिखाकर सच बताने को कहा। माता पिता के सामने आशिकी का सच आया तो एक ही मिनट में अंकिता की रूह कांप उठी। वो अपने माँ बाप की नजरों में गिरना नहीं चाहती थी, साथ ही उसे अपनी पिटाई का भी डर हुआ। इसलिए एक ही पल में उसने बचने का बहाना तलाश कर लिया। मैंने कुछ नहीं किया पापा, पंकज सर मुझसे जबरदस्ती करते हैं, बोलते हैं कि मुझसे दोस्ती करो नहीं तो तुम्हें फेल करवा दूंगा। मैंने जब उनकी शिकायत आपसे करने को कहा तो धमकी देने लगे, मैं तुम्हारे भाई बहनों को ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दूंगा और उन्हें भी फेल करा दूंगा। कहते हैं इंसान को अपनी औलाद का झूठ भी सच लगता है और दूसरे का सच भी झूठ नजर आता है। मुन्ना की पत्नी सुलेखा ने अपनी बेटी अंकिता से प्यार और पुचकार करके ये सच भी उगलवा लिया कि पंकज ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। मुन्ना को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उसके तन बदन में आग लग गई। मुन्ना ने उसी समय फैसला कर लिया कि वो अपनी बेटी की अस्मत पर हाथ डालने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बस उसी दिन से मुन्ना के सिर पर पंकज को खत्म करने का जुनून सवार हो गया। उसके विवेक ने काम करना बंद कर दिया कि ये कदम उठाने के बाद उसका और उसके परिवार का क्या अंजाम होगा। मुन्ना ने साजिश का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया कि किस तरह पंकज की हत्या की जाए। काफी सोच विचार करने के बाद मुन्ना ने फैसला किया कि किसी तरह पंकज को अपने घर बुला लिया जाए और फिर घर में ही उसकी हत्या कर दी जाए। फिलहाल साजिश के तहत उसकी पत्नी सुलेखा ने बेटी अंकिता को बहला फुसला कर पूरी तरह से अपने भरोसे में ले लिया। उसने अंकिता को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो किसी तरह पंकज को घर में बुला लेगी। 8 अक्टूबर 2019 को दशहरा था। उस दिन जब अंकिता पंकज से ट्यूशन पढ़ने गई तो उसने धीरे से पंकज के कान में बोल दिया कि कल सुबह मम्मी पापा कहीं चले जाएंगे, जबकि अनीसा और दोनों भाई स्कूल चले जाएंगे, लिहाजा वो घर पर अकेली रहेगी। अंकिता ने पंकज से कहा कि वो साइबर कैफे जाने से पहले सुबह 10 बजे के आसपास उससे घर पर मिलने आ जाए। अंकिता के इसी बुलावे पर 9 अक्टूबर की सुबह करीब 9:45 बजे पंकज घर से निकला और अंकिता के घर पहुंच गया। ऊपर की मंजिल पर रहने वाले किराएदार अपने काम पर जा चुके थे। पंकज ने जब अंकिता के घर की कॉल बेल बजाई तो मुन्ना और उसकी पत्नी समझ गए कि पंकज आ गया है, लिहाजा वे दोनों बाथरूम में छिप गए। अंकिता ने दरवाजा खोला और पंकज घर के भीतर दाखिल हो गया तो अंकिता ने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। पंकज को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो आज एक बड़ी साजिश का शिकार होने वाला है। अंकिता के साथ बैठकर बातें करते हुए पंकज को चंद मिनट ही बीते थे कि तब तक बाथरूम का दरवाजा खोलकर मुन्ना और उसकी पत्नी सुलेखा बाहर आ गए। कमरे में आते ही मुन्ना ने अपने हाथ में पकड़ी एक रस्सी पंकज के गले में डालकर उसका फंदा पंकज के गले में कसना शुरू कर दिया। सुलेखा और अंकिता ने पंकज के हाथ पांव पकड़ लिए ताकि वो चुंगल से छूटने ना पाए। मुश्किल से 5 मिनट लगे और पंकज की दम घुटने से मौत हो गई। पंकज की हत्या करने के बाद मुन्ना ने उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। पंकज की हत्या करने के बाद मुन्ना, उसकी पत्नी और अंकिता पंकज का शव उठाकर बेसमेंट में ले आए। मुन्ना ने इस वारदात से 4 दिन पहले ही अपने बेसमेंट के फ्लैट के हॉल का फर्श तोड़कर उसमें 6 फुट गहरा और 6 फुट लंबा और करीब 2 फुट चौड़ा एक गड्ढा खोदा। गड्ढे को भरने के बाद उस पर नया फर्श बनाने के लिए सीमेंट, बालू और डस्ट भी पहले से ही लाकर रख दिया था। मुन्ना किसी भी हाल में उसी रात पंकज के शव को ठिकाने लगाना चाहता था। इस दौरान मुन्ना की पत्नी सुलेखा ने किसी भी बच्चे को नीचे बेसमेंट में नहीं आने दिया। रात करीब 10 बजे तक मुन्ना ने बेसमेंट में खोदे गए गड्ढे में पंकज की लाश डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी और तोड़े गए बेसमेंट के फर्श को बनाने का काम पूरा कर दिया। अगले दिन फर्श के उस स्थान पर टाट की बोरी बिछाकर ऊपर से घास फूस रख दी गई और बेसमेंट के एक कमरे में ढेर सारा कबाड़ का फर्नीचर व दूसरा सामान ऊपर से रख दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो।
मुन्ना को पंकज का शव अपने ही घर में दबाने का आइडिया दृश्यम फिल्म को देखकर आया था। पंकज की हत्या कर शव को अपने मकान के बेसमेंट में दबाने के बाद हरिओम उर्फ मुन्ना को लगा था कि मामला अब खत्म हो गया और किसी को उस पर शक नहीं होगा। अगले दिन जब पंकज का भाई मनीष उसकी तलाश में साहिबाबाद आया तो वो मुन्ना से भी मिला, क्योंकि पंकज कुछ दिन न सिर्फ उसके मकान में रहा था बल्कि वो उसके चारों बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। उस समय मुन्ना ने मनीष के साथ हमदर्दी जताते हुए पंकज को तलाश करने का नाटक भी किया था। लेकिन जब मुन्ना को इस बात की जानकारी मिली कि पुलिस ने पंकज की हत्या का मुकदमा अपहरण के रूप में दर्ज कर लिया है और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है तथा कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं, तो वो अचानक पकड़े जाने के डर से घबरा गया। 10 अक्टूबर की रात को ही उसने फरार होने का फैसला कर लिया। घर से कुछ जरूरी सामान लेकर वो 11 अक्टूबर की सुबह ही अपने परिवार समेत फरार हो गया। जाने से पहले मुन्ना ने अपने किराएदारों को बता दिया था कि वो बिहार में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ होने वाली शादी में जा रहा है, आने में उसे कुछ समय लगेगा। अपना घर छोड़कर फरार हुआ मुन्ना पहले करीब 1 हफ्ते तक बिहार में अपने गांव नवादा में रहा। इस दौरान मुन्ना ने एक नया मोबाइल और सिम कार्ड ले लिया था, जिसके जरिए वो अपने करीबी लोगों से लगातार संपर्क करके पंकज हत्याकांड में हुई पुलिस की जांच की जानकारी ले रहा था। जब उसे पता चला कि पुलिस उसके गांव तक पहुंच सकती है तो पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही मुन्ना गाजियाबाद आ गया। खोड़ा कॉलोनी में उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे। थोड़े दिनों तक वो अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ रहा। पूछने पर उसने रिश्तेदारों को यही बताया कि एक लड़की का उसके साथ झगड़ा हो गया था जिसमें पुलिस उसे फंसाना चाहती है, इसलिए वो पुलिस से बचने के लिए इधर उधर छिपता फिर रहा है। इस दौरान मुन्ना ने तय कर लिया था कि जब तक पंकज की हत्याकांड का मामला शांत नहीं हो जाता तब तक गिरधर एनक्लेव में अपने फ्लैट पर नहीं जाएगा। इसलिए उसने अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों से एक बड़ी रकम इकट्ठा की और कोलकाता भागने की तैयारी कर रहा था, ताकि वहां रहकर कुछ समय तक वो छोटा मोटा धंधा करके परिवार का पेट पाल सके। लेकिन इसी दौरान उसे पुलिस ने दबोच लिया। मुन्ना से पूछताछ में पता चला कि पंकज की हत्या को अंजाम देने के लिए उसकी पत्नी सुलेखा और बेटी अंकिता ने भी उसका साथ दिया था। लिहाजा पुलिस ने इस केस में साजिश रचने की धारा 120B और सबूत छिपाने की धारा 201 जोड़कर अंकिता और उसकी मां सुलेखा को भी आरोपी बना दिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे आवश्यक पूछताछ करने के बाद उन्हें सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें डासना जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।